नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य पर। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मैंने फिर से कहानियाँ कहने का सिलसिला शुरू किया है और यहाँ मैं आपको एक उपन्यास सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गुनाहों का देवता। ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं भाग 1। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पना आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और उसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नैर्टिसियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोसीज़ा की तरह कलियों को आंचल और लहरों के मिजाज से छिड़कानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप ज़रा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकलें तो इन खुली जगहों की फिज़ा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बाल सूर्य की उंगलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रही हूँ। वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट जिसका एक कॉलर उठा हुआ और दूसरे कॉलर में सरों की एक पट्टी बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थीं और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे, सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछती जा रही थीं और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसाई रंग के उस फूल पर गहरे बैजनी डोरे थे।
हेलो कपूर। सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो। यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, इसकी मेंबर बनना चाहती है, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे। तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी! कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम तो जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकदार, हंसमुख, फफ्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ और निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ तब तक लोटस पॉन्ड तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर